हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लाइट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने रिफ्लेक्शन पूरा पढ़ लिया था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर सारा डिटेल में डिस्कस कर लिया था। हमने मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन सबको देख लिया था, कौन सा साइन कहाँ पे इस्तेमाल करें, मतलब सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, विद 2 न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। तो अगर आप पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे हो तो आई बटन पे क्लिक करके आप पिछले वाले लेक्चर जाके देख सकते हो। कम से कम यार पार्ट 4 या 3 तो देख के आ जाओ, 3 और 4 दोनों देख के आ जाओ, फिर ये वाला लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस होने वाले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ये जो भाई सवाल है सीबीएसई 2018 में आ रखा है, बहुत ही लल्लू सवाल है। क्या कह रहा? इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश। क्या कह रहा कि एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, वहां पे तुम कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखो भाई साहब, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश बनाता है। वर्चुअल बोले तो वर्चुअल इरेक्ट है, वर्चुअल मतलब आभासी, हिंदी में आभासी कहते हैं उसे, ठीक है। तो भाई वर्चुअल इमेज बना रहा है, छोटा इमेज बना रहा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, व्हाट टाइप ऑफ द मिरर इज इट, ये कौन से प्रकार का मिरर है, ठीक है। भाई वर्चुअल बना रहा, हमेशा छोटा बना रहा है, कौन सा मिरर है, और आपको लेबल डायग्राम भी करना है, ठीक है। क्या करना, ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब सिंपल सी बात है, आपको इमेज फॉर्मेशन करके दिखाने विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। तो भाई पहले सोचो क्या कि कौन सा ऐसा मिरर था जो वर्चुअल इमेज बना रहा था, दोनों था, कॉन्वेक्स भी बनाता था और कॉनकेव भी। तो भाई अगर मैं वर्चुअल की बात करूं तो दोनों ही बनाते हैं, कॉनकेव भी बनाते हैं भैया जी और कॉन्वेक्स भी बनाते हैं। अब क्या करें, तो सुन भाई, कॉनकेव मिरर एक ही केस में वर्चुअल इमेज बना रहा था, वो है लास्ट वाला केस। आवाज आ रही है? ठीक है, चलो थोड़ा ऑडियो टेस्टिंग कर रहे थे, ठीक है। तो क्या कहते हैं भाई, कॉनकेव मिरर वर्चुअल बना रहा था एक ही केस में, केस नंबर 6 में, ठीक है। और उसमें इमेज कैसा बन रहा था, छोटा बड़ा बड़ा, भाई हाईली एनलार्ज बन रहा था। उसमें तो काफी बड़ा बन रहा था, हाईली एनलार्ज। यानी कि भैया कॉनकेव मिरर तो कभी छोटा इमेज बना नहीं सकता। छोटा इमेज कौन बना रहा था, डिमिनिश्ड, कॉन्वेक्स ही बना रहा था। लो भाई मिरर पता चल गया, यानी आंसर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। तो भाई आंसर आपके सामने है कि वो कॉन्वेक्स मिरर था। इतना लिखने के 1 नंबर मिल गया आपको। अब 2 नंबर और चाहिए, 3 नंबर का सवाल ही है, 2 नंबर और चाहिए। क्या कह रहा है, इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ। तो आप कोई भी केस उठा करके रे डायग्राम दिखा दो। कैसे बनाओगे, एक कॉन्वेक्स मिरर बना लो भाई, ठीक है। ये रहा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। बेटा ध्यान से देखेंगे, सभी बातें ना करिए। देखो भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अच्छा, इससे जो पास करने वाली लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके मिडल में जो पॉइंट होता है पोल कहते हैं। यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। याद रहे, जितना डिस्टेंस ये इतना डिस्टेंस ये, दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। नहीं है तो बना लो, स्केल से नाप करके बना लो भाई, ठीक है। तो भाई ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, बराबर। ये 10 तो ये 10, ये 20 तो ये 20, अच्छा ये 100 तो ये 50, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब कोई सा भी एक केस लेके बना के दिखा दो। मैं चाह रहा हूं क्या, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कोई भी मैंने केस लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया भाई, कोई भी एक पोजीशन ले लो, क्योंकि हमेशा कैसा इमेज बना रहा था, वर्चुअली बना रहा था भाई। तो आ जाओ बनाते हैं, बस 2 रूल का इस्तेमाल कर रहा था, मेरा आंसर आ जा रहा था, आपका भी आ जाएगा। एक मैं पैरेलल लाइट रेज मार रहा था, वो क्या होता है बेटा जी, फोकस से डाइवर्ज हो जाता है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं पोल पे मारता हूँ लाइट को 30 डिग्री से, तो कितने एंगल से वापस आएगा, 30, क्योंकि जितना एंगल आई उतना एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। पर भैया ये तो रे कभी मिलेगा ही नहीं, इमेज बनेगा ही नहीं, बनेगा। रुको, माना कि रियल वर्ल्ड में डाइवर्जेंट है, बट इसको पीछे तो खींचो भाई, पीछे खींचोगे तो फोकस पे जाके मिलेगा। आ जाओ खींच लेते पीछे। हाँ, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है वहीं से पीछे खींचो, जहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा वहीं से पीछे खींचो। यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और जहां पे कट रहा है वहीं पे इमेज बनेगा। तो भाई क्योंकि कटा यहां पे है तो इमेज भी कहां बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो आप देख सकते हैं बेटा ये इमेज बन गया। और इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना भाई, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, इस इमेज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या पूछते थे बेटा अपन, पोजीशन। क्या पोजीशन है भैया जी, तो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड पोजीशन, सेकंड होता क्या, नेचर क्या है भैया जी, तो क्या सही में लाइट रेज मिल रही है, नहीं, वो तो हमने प्रोड्यूस बैकवर्ड करके मिलाया भाई साहब। तो क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, हिंदी में बोले तो आभासी और सीधी, ठीक है। चलो तीसरा साइज की बात करें तो क्या इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, छोटी है भाई, तो क्या होगा, स्मॉलर देन
ऑब्जेक्ट। तो भाई ये 2018 के बोर्ड में आया हुआ सवाल है, आप देख सकते हो कितना इजी सवाल पूछा था। हो जाएगा ना आप लोगों से, हो जाएगा भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror. Mark the angle of incidence and angle of reflection. क्या कह रहा भाई, एक रे डायग्राम बनानी है, उसमें बतानी है क्या, शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a concave mirror. पहली बात तो कॉनकेव मिरर बनाना है, ठीक है, बन गया भाई। फिर क्या करना है, यहाँ पे पोल हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई यहाँ पे क्या कि हाँ एक कोई इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है, तो बेटा पास होने के बाद कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। अब क्या कह रहा कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई बहुत ही टफ सवाल पूछ लिया, तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है यार। देखो क्या करना है इसमें, ध्यान से देखो, इसमें बोल रहा है एंगल आई एंगल आर बताना है, तो कैसे बताएंगे, रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ ना, रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ, तो एक सेंटर से लाइन पास करते हो यहाँ पे मिला दो। क्यों भैया, क्योंकि जो सेंटर से लाइन जाती है सर्कल में वही तो नॉर्मल होती है भाई। तो ये ध्यान से देखा है तो नॉर्मल लाइन बनाया है, और एक बार नॉर्मल लाइन बन गया तो ये हो गया आपका एंगल आई और नीचे वाला एंगल आर, और एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। लो भाई ये सवाल भी हो गया, अरे डायग्राम से था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, एंगल आई एंगल आर बताना था, बता दिया। अब आइए सवाल बढ़िया सा, क्या बोल रहा है, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on a screen। भाई एक एक इसमें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा, इमेज है कैंडल फ्लेम का, ठीक है, तो द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। पहली बात, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर, तो प्लस का 30 या माइनस का 30, माइनस का 30 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा। कह रहा वो जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन रहा है। अब भाई कौन सी इमेज स्क्रीन पे बनती है, रियल या वर्चुअल। अगर इमेज स्क्रीन पे बन रहा है इसका मतलब इमेज बेटा रियल है, और रियल है तो क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, यानी माइनस का साइन लगाएंगे भाई वी में, ठीक है। तो भाई प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। वाह वाह, क्या बोल रखा है कि जो इमेज बन रहा है यानी वी है वो 60 है, तो बताओ 60 प्लस का ले माइनस का ले, ये बता देगा। क्योंकि रियल है तो रियल है तो पीछे बनेगा ना, कौन के मिरर में, याद करो पीछे बन रहा था, अब लेफ्ट साइड बन रहा तो नेगेटिव। वैसे भी रियल इमेज का वी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, ठीक है, हमने ये डिस्कस कर लिया था बेसिक टर्म्स में पिछले क्लास में। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ द मिरर। मिरर का नेचर क्या है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इतना है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा बेटा, 2 पॉइंट, आपको हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। भाई देख तेरे से कुछ भी पूछ रहा है, चाहे वो मिरर का नेचर पूछे कुछ भी, सबसे पहले तो आप मैग्निफिकेशन निकालने की कोशिश करिए। ऑल्दो हम नेचर ऐसे ही बता सकते हैं, रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज बन रहा तो भाई कॉन्वेक्स तो बना नहीं सकता, यानी कॉनकेव बनाएगा, और अगर कॉनकेव बनाएगा, अगर रियल है इमेज बेटा रियल है तो क्या बनाएगा, कॉनकेव मिरर बनाएगा। और कॉनकेव मिरर का नेचर क्या होता है, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो भाई इसका नेचर क्या हो गया, कन्वर्जिंग। ये लाइट रेस को कन्वर्ज करता तभी तो रियल इमेज बनती है, डाइवर्ज करेगी तो काहे की रियल इमेज भाई, ठीक है। तो कन्वर्जिंग मिरर है, इसका नेचर क्या बेटा, ये कन्वर्जिंग। अब फोकल लेंथ वगैरह पूछ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, अप्लाई करो मिरर फॉर्मूला, क्या कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, यही होता ना मिरर फॉर्मूला। चलो भाई साहब अप्लाई कर लिया, अब बस सवाल आंसर आ जाएगा 1/f। v कितना दे रखा बेटा, -60, तो पुट कर लीजिए -60 प्लस u कितना दे रखा है -30, तो पुट कर लो ना भाई -30, सॉल्व करो इसका, -60 आ गया प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। इसका जरा एलसीएम लो बेटा, कितना आएगा 60 30 का एलसीएम, आई थिंक 60 आना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 60 आ गया। चलिए ये 60 के टेबल में कितने बार में, 1 बार में आता है, तो ऊपर -1 हो, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए वहाँ पे माइनस लगा। अच्छा 32 या 60, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस था तो माइनस चिपका दिया। आगे बढ़ते बेटा जी, 1/f बराबर माइनस माइनस प्लस 2 और कितना हो गया 3, माइनस का 3, नीचे में 60, जरा कट्टी पिट्टी कर लो भाई, 3 एकम 3 3 6 कितना आ गया 20 आ गया ना। चलिए बट 1/f थोड़ी पूछा, हम तो f पूछा है फोकल लेंथ, तो इसको पलट दो, पलट दोगे तो 20 ऊपर चले जाएगा, प्लस का 20 माइनस का 20, और ये माइनस का 20 बता रहा है क्योंकि इसका फोकल लेंथ इधर होगा नेगेटिव एक्सिस में, तभी तो माइनस है, यानी मिरर कौन सा है, इस नेगेटिव साइन से बता सकते हो मिरर कौन सा भैया, कॉनकेव मिरर है यानी कन्वर्जिंग मिरर, तो इससे भी आप बता सकते थे,
ठीक है, तो हमने 2 पार्ट लगभग कर लिया, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा क्या पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज, ये थर्ड पार्ट है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो बच्चा ये कर लेगा ये तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एफ आ चुका है, अब मैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से क्या करूंगा, हाइट ऑफ इमेज निकाल दूंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, तो बताओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पर भैया हमें तो मैग्निफिकेशन में नहीं पता, कोई बात नहीं, सब निकाल देंगे यार, तसल्ली रखो, ठीक है। तो एक काम करते पहले मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं, हमें आई तो नहीं पता, ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगाओ ही मत ना। क्या क्या चीज पता चल गया हमें भाई, वी और यू तो पता है ना, वी और यू पता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, माइनस वी बटे यू होता है। अच्छा, वी कितना आया है, माइनस का 60, तो लिख दो भाई वी माइनस का 60। ये नेगेटिव लगाना मत भूलना, ये तो फॉर्मूला में तो आएगा ही आएगा, और प्लस में वी का भी साइन आएगा, दोनों का साइन आएगा। अच्छा, यू कितना बेटा जी, -30, तो लगा दो -30। भाई देखो माइनस माइनस ऊपर प्लस हो गया, और नीचे में माइनस का 30, काट दो, आंसर कितना आ गया, मैग्निफिकेशन -2 है। भाई ये माइनस से भी हमें पता चल रहा है, ये माइनस साइन मैग्निफिकेशन का आपको चीख चीख के बता रहा है। क्या बता रहा है कि अगर ये नेगेटिव है तो रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल इमेज कौन बनाता है भैया, कॉनकेव मिरर बनाता है, और कॉनकेव बना रहा तो कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग होगा, कन्वर्जिंग होगा। तो ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, ये फील आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें भैया। अभी तो मैग्निफिकेशन निकाला, सवाल तो था तुम्हारा हाइट निकालने, निकाला ही नहीं, आ जाओ निकाल लेते हैं इसको। थोड़ा इधर से कंटिन्यू कर रहे भाई, थोड़ा खिचड़ी बन गया, देख लेना यार, ठीक है। चलो तो अब जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मैग्निफिकेशन बराबर हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन कितनी आई है, -2, तो m की वैल्यू डाल दो ना -2। एच आई कितनी है, यही तो निकालनी है भैया जी। एच ओ कितनी है बेटा, एच ओ कितनी है, 2.4, एच ओ 2.4 है, एच ओ 2.4 है, ठीक है, तो लिख दो भाई 2.4। अब क्या करना, कुछ नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। इसको उठाओ, इससे मल्टीप्लाई लगाओ, एच आई बराबर कितना आ गया, 2.4 इंटू माइनस का 2, कितना हो गया बेटा, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 4.8 माइनस का माइनस का 4.8 सेंटीमीटर इज दी आंसर। तो तीनों पार्ट, ये भी माइनस का मतलब ये इन्वर्टेड है, उल्टा है, नीचे जा रहा -y एक्सिस में, ठीक है। तो सारे पार्ट का आंसर आपके सामने आ चुका है भाई। बहुत ही बढ़िया सवाल था, अगर ये पेपर में आएगा भी, ये शायद ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है, क्योंकि मैंने सारे प्रीवियस ईयर में ही PYQ ही डाल रखे मैंने सारे, ठीक है। तो भाई ये कम से कम 3 से 5 नंबर में आएगा जब भी आएगा, ठीक है। चलिए तो हमने अभी फिलहाल 2-3 सवाल करें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन पे हमने ज़्यादातर सवाल कंप्लीट कर दिया। अब आपका ड्यूटी क्या है भाई, आपका काम ये है कि एनसीईआरटी में जितने मिरर फॉर्मूला पे सवाल है मिरर पे, वो सारे के सारे लगा लेना भाई, ठीक है। बाकी एक बार जब चैप्टर हमारा खत्म करेंगे तो लास्ट में एक पूरा 1 घंटे का लेक्चर लेंगे न्यूमेरिकल्स का, उसमें कुछ और मिरर फॉर्मूले पे क्वेश्चन उठाएंगे और लेंस का मिक्स करवाएंगे सवाल, ठीक है। चलिए अब सीधे आगे स्टार्ट करते बेटा हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है भैया जी, तो आइए देखते हैं भाई। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा था क्या, कि किसी स्मूथ सरफेस पे, किसी पॉलिश सरफेस पे लाइट का आना और उसी मीडियम में टकरा के वापस चले जाना, इसी को हम क्या कहते थे, अपन रिफ्लेक्शन कहते थे। बट ये रिफ्रैक्शन कहाँ से आ गया भैया, तो आ जाओ जरा रिफ्रैक्शन को समझते हैं। मान लो क्या कि ये बेटा इंटरफेस है, ठीक है, ये इंटरफेस है और नीचे में है पानी, नीचे में है बेटा पानी, ठीक है। ये रहा नीचे में पानी, अरे यार पानी का कलर चेंज हो गया, ठीक है। ये नीचे में वाटर है बेटा, और ऊपर में क्या है, एयर है, ऊपर में क्या है, एयर है। तो ऊपर है मीडियम फर्स्ट जो कि है एयर, और नीचे में मीडियम सेकंड जो कि है वाटर। अच्छा आप बताओ, एयर इन दोनों में से डेंसर कौन सा ज्यादा, कॉमन सेंस भाई, वाटर ज्यादा डेंसर है, ठीक है। तो भाई जो वाटर है वो डेंसर है भैया जी, वाटर है वो क्या है, डेंसर है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। और जो एयर है वो रेयरर है, खुद ही इमेजिन कर लो ना, ज्यादा तेज किस में भाग लोगे, हवा में, पानी में, हवा में, यानी हवा रेयरर है, पानी डेंसर है, ठीक है। तो तुम्हारी स्पीड स्लो हो जाएगी, तो तुम्हारी स्लो होगी तो लाइट की भी स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है, जब डेंसर मीडियम में लाइट एंटर लेता है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, उसकी स्पीड क्या हो जाती है बेटा, स्लो हो जाती है। अच्छा तो स्लो होने से क्या होगा भैया जी, अभी बता रहे क्या होगा। एक काम करो, यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन बना दो, क्योंकि सारी मेजरमेंट अपन किससे करते हैं, नॉर्मल लाइन से ही करते हैं, ठीक है भाई। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। चलो आगे बढ़ते बेटा। मान लो कि लाइट रे सन से लाइट रेस यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, इस लाइट को हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, समझ में आया रे, इंसिडेंट रे। अच्छा सुन भाई, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन, इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन, इसके बीच में जो भैया जी एंगल बनती है उसको हम एंगल आई कहते हैं। एंगल आई क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये पढ़ाया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, ठीक है भाई। ये लाइट को जाना सीधे चाहिए था, ये लाइट को जाना तो सीधे चाहिए था, बट गई नहीं। क्यों नहीं गई, क्योंकि भाई मीडियम चेंज होने से लाइट की स्पीड चेंज हो गई, और स्पीड चेंज होने से ये लाइट के पाथ में ना ये बेंडिंग हो जाता है बेटा। कलर एक बार चेक कर ले रहा हूँ, हाँ ये लाइट के पाथ में क्या हो जाता है बेटा जी, बेंडिंग हो जाता है। यानी इस लाइट के पाथ में बेंड होना, लाइट के पाथ में मुड़ावट आना, बेंड होना,
इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये जो लाइट का रे है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। अच्छा, कुछ लाइट तो टकरा के भैया वापस चली जाती उसी मीडियम में, उसको क्या कह रहे थे, उसको रिफ्लेक्शन कह रहे थे भाई, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चलो भाई, तो रिफ्रैक्शन है क्या, जरा डेफिनेशन में देखते हैं। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है, इसमें जब लाइट रेस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो क्या होता है, उनके पाथ में बेंडिंग होता है। क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आइए जरा डेफिनेशन लिखते हैं। तो बेटा फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेस, when it passes from one medium to another, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा जी, कॉल्ड रिफ्रैक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। आई होप आपको रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा। चलिए, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, तो आपसे सवाल है क्यों हो रहा है, बताओ। अभी समझाया था मैंने, कोई बता सकता आपसे। बहुत सही भाई, आदित्य ने सही बोला कि भैया जब मीडियम चेंज होता है ना तो लाइट की स्पीड में चेंज आती है, उसकी वजह से लाइट में बेंडिंग आती है। तो भाई पहला रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ठीक है, या मीडिया प्लूरल होता है, मीडियम सिंगुलर होता है बेटा। ठीक है, तो डिफरेंट मीडियम में लाइट की स्पीड चेंज होती है, इसके वजह से क्या होता है, लाइट के बाद में बेंडिंग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बेटा, स्पीड ऑफ लाइट में परिवर्तन होना, चेंज आना। ठीक है, चलिए, तो ये था कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ एग्जांपल है बेटा डेली लाइफ से कि रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ नजर आता है। तो यार कभी हम ना बकेट फुल ऑफ वाटर होता है ना, मतलब पानी भरी हुई बाल्टी में हाथ डालते, हमारी हाथ टेढ़ी नजर आती है। क्यों होता है बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसे ही बेटा कुछ बकेट में तुम पेंसिल डालोगे तो पेंसिल ना सीधे नहीं, हमें टेढ़ा नजर आता है। ऐसे क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ये रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। तो पहला क्या बेटा, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। ठीक है यार, ये तो मेरे साथ मतलब इंसिडेंट डेली लाइफ में हो रखा। मैं जब स्विमिंग पूल गया था तो क्या हुआ कि स्विमिंग पूल ना एक साइड में क्या होता है, ऊपर होता है, एक साइड में ज़्यादा गहरा होता है। ठीक है, तो कुछ मतलब रैंडमली काफ़ी नए लड़के आए थे वहाँ पर, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने देखा अरे यार बच्चा तैर रहा है, उसको स्विमिंग आती है, तो उन्हें पता नहीं था कि बच्चे को स्विमिंग आती है। तो उन्हें लगा यार कम गहरा हो, जाके कूद गए, वो डूबना स्टार्ट कर दिया। भाई 8 फीट गहरा पानी था वो। ठीक है, वो 6 फीट के होंगे। तो क्या हुआ भाई कि हमें ऐसा क्यों इल्यूजन हुआ, क्योंकि ना स्विमिंग पूल का ना जो बॉटम होता है ऊपर नजर आता है। क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो हम भ्रम में रहता है पानी ऊपर ही तो कूद जाएंगे जाकर के। तो ऐसी गलती मत करना भाई, पता करें ना किस साइड में ज़्यादा गहरा, किस साइड में कम है। ठीक है, तो ये फिनोमेना किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं छलावा, धोखा। दूसरा, a pencil partially immersed in a water appears to be bent at the interface of the water and the air। जब हम पेंसिल को पार्शियली डुबाते हैं, फुल्ली नहीं, पार्शियली डुबाते हैं, तो वो पेंसिल ना एयर के इंटरफेस पे ऐसा उठा हुआ नजर आता है, बेंड नजर आता है। क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तीसरा एग्जांपल क्या है बेटा, तीसरा एग्जांपल, लेमन्स प्लेस्ड इन द ग्लास टम्बलर अपीयर्स बिगर। जब हम ग्लास के अंदर नींबू डालते हैं ना, तो बेटा नींबू रखते हैं तो नींबू थोड़ा बड़ा नजर आता है। ठीक है, बट वो रियल में बिगर नहीं होता, वो चकमा है। पांचवा, लेटर ऑफ द बुक अपीयर्स टू बी द रेज्ड व्हेन सीन थ्रू द ग्लास स्लैब। ये तो यार पक्का सबने करा होगा, या तो मैग्नीफाइंग ग्लास रख दिया, ऐसी ग्लास स्लैब रख देते हैं ना, तो जो बुक्स की या नोटबुक की जो लेटर्स होती है वो उठी नजर आती हैं। ये भी क्यों होता है बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो, ऊपर एयर है, ऊपर एयर तो बेटा क्या होगा, रेयरर मीडियम होगा। ठीक है, रेयर। और नीचे बेटा वाटर है तो डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, वाटर है तो डेंसर मीडियम होगा। अब सुनो, ये हमें ऐसे उठी हुई नजर क्यों आती है, असली में तो पेंसिल यहीं पे है, असली में तो पेंसिल नीचे है, बट क्या होता है, इससे मान के चलो लाइट रेस निकल के गया ऐसे। ठीक है, अब इसको जाना सीधे चाहिए बट जाएगा नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा था, ऐसे बेंड हो जाएगा। लाइट रेस में क्या हो जाती है, बेंडिंग। ऐसी एक और लाइट रेस निकाल दो, इसको जाना सीधे चाहिए बट जाएगा नहीं, बेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, बेंड हो जाएगा। अब सुनो, ये जहां से बेंड हुआ है उसको जरा पीछे खींचो। अब क्योंकि पीछे खींच रहे तो यहाँ पे लाइट रेस मिल रही है ना, तो पेंसिल की रियल पेंसिल यहाँ पे, बट इसका इमेज एक तरह से, इसका वर्चुअल इमेज ऊपर नजर आ रहा है, इसके एक तरह से वर्चुअल इमेज ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमें पेंसिल वो मुड़ा हुआ नजर आता है। तो ये रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बना लीजिएगा। ठीक है, बस देखना जहां से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, वहीं से लाइन खींचोगे, जहां पे मिल रहा है वहां पे उसका इमेज बनेगा। तो ये बेटा एक्चुअल पोजीशन है। ये क्या है, एक्चुअल पोजीशन है। ठीक है, मतलब रियल पोजीशन है किसका, पेंसिल का, बट ये हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है, यानी अपेरेंट है।
ये क्या है बेटा? अपेरेंट। ये एक्चुअल नहीं है, ये छलावा है बेटा, अपेरेंट पोजीशन है, ठीक है, ये अपेरेंट पोजीशन है। समझ में आया भाई? तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कर लेना, एक आधी नंबर में आ जाता है। अब बात करते हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। सुनो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब्स करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि यार आजकल एमसीक्यू में क्या हो रहा है, थोड़ा मतलब कॉम्पिटेंसी बढ़ाया जा रहा है और लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं किताब से, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या, कि जब लाइट रेस, whenever light rays passes from one medium to another जब भी लाइट रेस बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करता है तो कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट गेट चेंज्ड। कुछ प्रॉपर्टीज है लाइट की जो कि चेंज हो जाती है, उसमें परिवर्तन आता है, बदल जाते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या बेटा, सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है स्पीड। लाइट की स्पीड में परिवर्तन होती है, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है बेटा जी, चेंज होता है। दूसरा चेंज क्या होता है, अच्छा, स्पीड चेंज होने से बेटा बेंडिंग होती है, यानी पाथ चेंज होता है, ठीक है। बेंडिंग होने से क्या चेंज होता है बेटा, पाथ चेंज होता है, ठीक है, पाथ चेंज होता है, ठीक है। और क्या चेंज होता है बेटा, तीसरा देखो, तीसरा ये, जब भी लाइट एक मीडियम से बेटा दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेवलेंथ भी चेंज होता है, ठीक है। उसका क्या चेंज होता है बेटा, वेवलेंथ, ठीक है। तो बेटा वेवलेंथ भी चेंज होता है। वेवलेंथ को ना हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग 9th क्लास में साउंड चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है। अच्छा सुनो, वेवलेंथ एसोसिएट होता है कलर से। जो भी आप रंग देख रहे हो ना दुनिया में, ठीक है, जो भी रंग देख रहे हो वो सब कहीं ना कहीं वेवलेंथ की वजह से होती है, यानी वेवलेंथ एसोसिएट होता बेटा कलर से। यानी अगर वेवलेंथ चेंज हो तो लाइट का कलर में भी परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। तो बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बेटा, कि कलर ऑल्सो गेट चेंज्ड, ठीक है। कलर भी क्या होता है बेटा जी, चेंज होता। तो ये सारी प्रॉपर्टी लाइट की क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या क्या चेंज हो रहा है बेटा, स्पीड, पाथ, वेवलेंथ, कलर, ये चारों प्रॉपर्टी सेम होती है। बट एक ऐसी प्रॉपर्टी है लाइट की जो कभी चेंज नहीं होती, चाहे कोई भी मीडियम चेंज हो जाए। उसका नाम कोई बता सकता है? अगर आप में किसी को पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। ऑफलाइन में आप बता दो भाई, कोई किसी को पता है कौन सी ऐसी लाइट की प्रॉपर्टी है जो चेंज नहीं होनी चाहिए, जो नहीं होती है? ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन देता हूं। क्वेश्चन ये है क्या, क्वेश्चन, which property of light does not changes with changing medium। जब मीडियम चेंज हो रहा होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है? पहला ऑप्शन है स्पीड, चेंज नहीं होता भैया। दूसरा वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, ठीक है। वेवलेंथ एंड कलर दोनों ही साथ में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है बेटा, ऑप्शन सी क्या है बेटा, ऑप्शन सी क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ऑप्शन डी है क्या, ऑप्शन डी क्या ले नोटा, नन ऑफ दी अबव। ये तो बहुत आसान कर दिया मैंने, बहुत सही भाई। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, यानी कि लाइट रेस अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जितनी फ्रीक्वेंसी उसकी पहले थी उतनी बाद में रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भाई मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता? फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड कर रहा। एक बार जिस सोर्स से थप्पा लगा के जितनी फ्रीक्वेंसी भेज दी गई है ना लाइट को, वो फ्रीक्वेंसी सदैव हमेशा रहेगी, चाहे वो स्पेस टाइम में कितना भी दूर चले जाए, कितना भी मीडियम चेंज कर दे, ठीक है। तो भाई फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। तो भाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कभी चेंज नहीं होता है। लिख लो भाई, लिख लो इसके बारे में क्या, कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये बेटा सोर्स पे डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन दी पाथ। ये पाथ पे या मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो भाई मीडियम चेंज कर लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा, ऑलवेज कांस्टेंट। किसका कॉल आ रहा है, एक मिनट, ठीक है भाई। सो क्या कहते हैं, हाँ हम क्या कह रहे थे बेटा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टी होती है किसकी, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी होती है बेटा जी सोर्स की, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ
सोर्स। भाई सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये मीडियम चेंज करने से चेंज नहीं होती, तो करेक्ट ऑप्शन इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। एक आपको छोटा सा बेसिक सवाल और मैं देना चाहूंगा, क्या कि मान लो मेरे पास दो बलून है, ठीक है, एक मेरे पास क्या है, ग्रीन बलून है। अरे यार बलून कैसे बनाऊं, लो ये बलून है ना बेटा, सही लग रहा बनूं, ठीक है, नहीं लग रहा, मान लो यार सही है। चलो एक रेड बलून है, एक मेरे पास क्या है बेटा, रेड बलून है, और दूसरा क्या ग्रीन है। तो एक तो मेरे पास रेड कलर का बलून है और दूसरा क्या बेटा जी, ग्रीन कलर का बलून है। अब सुनो, इस सवाल में क्लिक क्या है कि इस दोनों बलून को मैंने सेम लेजर लाइट से, सेम डिस्टेंस से मैंने क्या करा, मारा, ठीक है, इंसिडेंट करवाया, ठीक है, सेम लेजर लाइट से सेम डिस्टेंस पे हमने इंसिडेंट करवाया। तो अब बताओ दोनों में से कौन सी बलून पहले फटेगी, बताओ, रेड वाली पहले फटेगी, ग्रीन वाली। लेजर लाइट का कलर क्या है, दोनों का कलर बेटा रेड है, ठीक है, रेड लेजर लाइट है, रेड लेजर लाइट। लेजर का फुल फॉर्म पता है ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेजर से हमने दोनों बलून को मारा, तो बताओ कौन सी फटेगी, ग्रीन वाली। किस किस को लगता है ग्रीन वाली फटेगी बेटा पहले, अच्छा रेड वाली के साथ कोई नहीं है भाई, है तुम हो, चलो कुछ बोल रहे हैं रेड कुछ है ग्रीन, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा सही है, कौन सा पहले फटेगा। तो देख भाई इसके पहले लॉजिक समझते हैं, क्या बेटा, हमें इस दुनिया में कोई भी रंग इसलिए दिखता है, हमें इस दुनिया में कोई भी कलर किसी ऑब्जेक्ट का इसलिए दिखता है क्योंकि वो उसी कलर का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हमें कोई भी रंग किसी ऑब्जेक्ट का इसलिए दिखता है क्योंकि वो उसी कलर का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर आपको ये पोर्शन व्हाइट नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, ये सारे लाइट रेस को क्या कर दे रहा बेटा, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, ठीक है, यानी आपको व्हाइट नजर आ रहा है। अगर कोई ब्लैक नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सारे लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, इसलिए वो ब्लैक नजर आ रहा है। अगर आपको किसी कलर पिंक नजर आ रहा है, इसका मतलब वो सारे लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, सिर्फ पिंक वाले को। अगर कोई आपको मान के चलो रेड नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सारे लाइट के कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्ट किसको कर रहा है, रेड वाले को। यानी जो आप कलर देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट उसी कलर को रिफ्लेक्ट करती है, इसकी वजह से आप कलर देख पाते हो, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। इसको हम रेड इसलिए देख पा रहे बेटा, इसको हम रेड इसलिए देख पा रहे क्योंकि ये लिया भी रेड है, इंसिडेंट भी रेड हुआ, और रिफ्लेक्ट भी किसको कर दिया, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया। मतलब ये जितना लिया वो सारा तो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी भाई रेड वाली तो पहले नहीं फटेगी क्योंकि ये जितना सारा एनर्जी लिया, सारा एनर्जी तो रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ सोखा ही नहीं इसने। भाई रेड मारा, रेड को एब्जॉर्ब कर लिया, सोखा ही नहीं, सब तो फेंक दिया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया, तो ये जल्दी हीट अप नहीं होगा, यानी पहले नहीं फटेगा। यानी फटेगा कौन, ये। तो ग्रीन वाली बर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, ग्रीन वाली क्या पहले फटेगी भाई, ठीक है, बर्स्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले बेटा ग्रीन वाली फटेगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब ये रेड लाइट को लिया था तो रेड लाइट को तो इसने अब्सॉर्ब कर लिया, इसने एमिट किसको करा, ग्रीन को, इसने एमिट किसको करा बेटा, ग्रीन को। तो रेड वाली तो सारा सोख लिया ना, अब्सॉर्ब कर लिया, मतलब सारी एनर्जी उसके ले लिया। और अगर इसने रेड वाली एनर्जी क्या कर ली, इसने एब्सॉर्ब कर ली, तो ये फट जाएगा पहले, ठीक है, ये बस्ट हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, बस्ट। तो ग्रीन वाली बेटा क्या होगी, पहले फटेगी किसके कंपेरिजन में, रेड वाली से। तो समझ में आ भाई ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट था रिफ्लेक्शन के ऊपर। यानी इस दुनिया में हम कोई भी कलर देख रहे हैं इसलिए, क्योंकि ऐसा नहीं वो कलर वो उस ऑब्जेक्ट का कलर ही है। हम कोई भी रंग इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट उसी पर्टिकुलर रंग वाले वेवलेंथ को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। हम रेड देख रहे हैं क्योंकि ये रेड वाली को रिफ्लेक्ट करता है, इसको ग्रीन देख रहे हैं क्योंकि ये सारे कलर को एब्जॉर्ब करके किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन को। तो इसलिए हमें ग्रीन नजर आ रहा है, ये क्या नजर आ रहा, रेड। जैसे मान लो कोई तुम्हें येलो कलर का नजर आ रहा ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लाइट रेस फॉल हुआ उसने क्या करा, जो भी लाइट रेस फॉल हुआ उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, बट वो एमिट किसको कर रहा है, रिफ्लेक्ट येलो कर रहा है, इसलिए येलो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन करा। तो मानोगे नहीं भाई, ये जेई में आया हुआ सवाल है, ठीक है, और जेई का एग्जाम होता है आफ्टर 12th, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का सवाल है भाई साहब, क्लास 12th, ठीक है। चलिए, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। अगर इतना आपको समझ में आया तो एक छोटा सा टॉपिक और कर सकते हैं, क्या कर लें, तो नोट करने वाला काम घर पे कर लोगे हैं, बताओ, नोट करना ही कर ले तो पढ़ा दें थोड़ा और। चलो यार बच्चे डिमांड कर रहे भाई एक टॉपिक और पढ़ा दो यार, तो आ जाओ पढ़ा देते भाई, ठीक है, चलिए ठीक है भाई पढ़ा देते हैं। तो एक यार हम मीडियम क्या होता है उसके बारे में समझ लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत ना है, फ्लो में हमारा सारी चीजें चलते रहे। चलिए, तो टॉपिक का नाम है बेटा मीडियम। पहली बात, मीडियम होता क्या है, सुनो बेटा, मीडियम वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है, ट्रैवल कर सकती है, ठीक है। मतलब लाइट जिस सब्सटेंस से घुस जाएगी उसके अंदर ट्रैवल कर लेगी, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, मीडियम कहते हैं। तो मीडियम क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं। मीडियम होता है क्या बेटा, इट इज ट्रांसपेरेंट substance through which light
लाइट कैन ट्रेवल, वो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस जिसके अंदर से बेटा जी लाइट ट्रैवल कर सकता है, उसके अंदर से पास हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मीडियम कहते हैं। अब मीडियम की बात करें भाई, तो मीडियम कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्यादा नहीं, मीडियम 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2। कौन कौन से होते हैं भाई, मीडियम को क्लासीफाई करा गया, एक तो रेयरर मीडियम पे, ठीक है, रेयरर मीडियम, और दूसरा क्या होता है, डेंसर। एक यार क्लासिफिकेशन आप लोग ना बचपन में भी करके आए होगे भाई, बातें ना करो यार, खुद ही डिमांड करके खुद ही बातें करे जा रहे हो यार। एक तो होता है डेंसर मीडियम, एक होता है बेटा रेयरर मीडियम। अच्छा, कुछ और मीडियम के बारे में भी टाइप्स आप लोग बच्चों ने पढ़ गया होगा 6ठी क्लास में। क्या कुछ मीडियम क्या होते हैं भैया जी, ओपेक होते हैं, ओपेक होते हैं। कुछ मीडियम क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसपेरेंट। और कुछ क्या होते हैं बेटा, ट्रांसलूसेंट होते हैं, ठीक है, ट्रांसलूसेंट। तो भाई ये बचपन में पढ़ा था, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। ओपेक वो सब्सटेंस होते हैं, वो मीडियम होते हैं जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती है, यानी उसके आसपास आर पार देख नहीं सकते हो आप। आर पार जब भी देख पाओगे जब लाइट एंटर करेगी, नहीं करेगी तो कैसे देखोगे। तो ओपेक मीडियम के आर पार लाइट नहीं जा सकती है, क्रॉस नहीं कर सकती है, यानी आप देख भी नहीं पाओगे आर पार। अच्छा, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार, जैसे सामने ग्लास लगा है तो भाई लाइट इसके आर पार जा पा रही है, इसलिए आप देख पा रहे हो। तो इसके अंदर लाइट बिल्कुल एंटर नहीं करती है, इसलिए देख नहीं पाते हैं आर पार। इसके अंदर लाइट टोटली एंटर कर देती है, इसलिए हम क्लियरली देख सकते हैं। बट ट्रांसलूसेंट में लाइट पार्शियली एंट्री करती है, पार्शियली एंटर करती है, इसलिए हम पार्शियली धुंधला देख पाते हैं। जैसे बटर पेपर हो गया, ट्रेसिंग पेपर हो गया, कोई कर्टन्स होता है ना ट्रांसपेरेंट जो आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉरी ट्रांसलूसेंट होता है, जिसके आर पार आप धुंधला देख पाओगे, पूरा क्लियरली देख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये भी मीडियम के टाइप्स थे, बट हम 10th क्लास में बेटा इस पे फोकस करने वाले, 10th क्लास में हम इन पे फोकस करने वाले हैं। कौन सा बेटा हमारा ये, एक तो रेयरर मीडियम है और दूसरा क्या है बेटा, डेंसर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम। अब इनके बीच में अंतर पता होना चाहिए आपको कि रेयरर मीडियम क्या होता है बेटा। रेयरर मीडियम वो होता है जो डेंसर नहीं होता। ऐसे मत करना भाई, ऐसे डिफरेंस मत करना कि रेयरर वो होता है जो डेंसर नहीं होता, ऐसे नहीं करना। रेयरर मीडियम का डेफिनेशन ऐसे है कि अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है तो रेयरर है। अगर इसके तुलना में अगर किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम है तो उसके तुलना में ये डेंसर है। यानी रेयर डेंसर यहाँ पे लाइट के स्पीड के बेसिस पे जज करते हैं। यानी कि भाई रेयर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, इसमें उसके कंपैरिजन में कम होता है, मिनिमम होता है। तो इसमें क्या होता है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट इज मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होता है इसमें लाइट का स्पीड। और इसी में क्या होता है बेटा, लाइट का स्पीड कम होता है एज कंपेरिजन टू रेयर मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ लाइट इज लेस एज कंपेरिजन टू रेयर मीडियम। भाई रेयर मीडियम के तुलना में डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ठीक है। अच्छा देखो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, जो रेयर मीडियम है, सुन लो, जो रेयर मीडियम है बेटा, रेयर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा नहीं होता, कम होता है। जो डेंसर मीडियम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसका क्या होता है बेटा, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अच्छा इसका क्या होता है बेटा जी, इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, भाई इसके बाद वाला जो टॉपिक आएगा ना वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही पढ़ाऊंगा। बट आप अभी समझ लो बेटा क्या, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करता है। क्या करता है बेटा, इट मेजर ऑप्टिकल डेंसिटी। किसको मेजर करता है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करता है। अब ये ऑप्टिकल डेंसिटी वो वाली डेंसिटी नहीं है, कौन सा, माता वैष्णो देवी वाली। कौन सी होती है डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम वाली बेटा डेंसिटी नहीं है, ये अलग है। ये स्पीड ऑफ लाइट को क्या करता है बेटा, मेजर करता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा किसमें कम है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी जो मेजर करने वाली टर्म है उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अब भाई सिंपल सी बात है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगी। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तभी तो डेंसर है, तो यानी कि इसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है बेटा, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ओडी ज्यादा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा ज्यादा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये जो रेयर और डेंसर होता है ना, कंपैरेटिव होता है। ऐसा आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि मतलब कौन रेयर है ये डेंसर है, मतलब कोई मतलब रेयर है डेंसर, ऐसे नहीं बोल सकते हो आप, कंपेयर करके बोलते हो। जैसे कि अगर मैं स्पेस की बात करूं या वैक्यूम की बात करूं या एयर की बात करूं, तो भाई एयर या जो वैक्यूम है उसका मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी लगभग बराबर ही होता है, बस 0.01% का फर्क होता है इसमें, ठीक है। बाकी अगर मैं बोलना चाहूं कि सबसे ज्यादा डेंसर ऑब्जेक्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा डेंसर, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई वैक्यूम से ज्यादा डेंसर एयर है। एयर से ज्यादा डेंसर क्या होता है बेटा, वाटर।
तो एक तरह से कंपैरेटिव चीज है ये, कंपैरिजन करके बताते हैं, कंपैरिजन करके हम समझाते हैं। तो वैक्यूम से ज्यादा डेंसर होता है एयर, एयर से ज्यादा डेंसर होता है वाटर, वाटर से ज्यादा डेंसर होता है क्या बेटा, ग्लास, और ग्लास से ज्यादा डेंसर होता है बेटा डायमंड। ठीक है, डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, डायमंड की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा। तो बेटा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑप्टिकल डेंसिटी, कंपैरेटिव चीज है, ये कंपैरिजन करके बताया जाता है। ठीक है, अच्छा उल्टा बोलूं, सबसे मतलब कम डेंसर कौन सा है, वैक्यूम, उसके बाद हाँ ठीक है, उसके बाद वाटर, ग्लास, और ये तो भाई डायमंड तो बहुत ज्यादा डेंसर हो गया, मतलब रेयर, मतलब को बहुत कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रेयर आपका वैक्यूम और क्या होता है, एयर होता है। ठीक है, तो ये था कुछ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मीडियम्स, कौन ज्यादा रेयर है, कौन ज्यादा डेंसर है। ये आप एक ये सीक्वेंस याद रखना, इससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, और बाकी ये दोनों के बीच में अंतर हुआ। ठीक है, सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।